लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो आज की वीडियो पिछली वीडियोस के मुकाबले कुछ स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ उनके जो आंसर है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है वीडियो को बनाने में, तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो यहाँ पर सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। तो मैंने जैसे कि आपको बताया इसका आंसर भी आपको मिलेगा, तो हम इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो हम स्क्रीन को चेंज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास पैसिव सोलर ग्रीन हाउस का आंसर है। पैसिव सोलर ग्रीन हाउस इज़ अ ग्रीन हाउस heated entirely by sunlight with no additional fuel-based heating. Passive solar greenhouse absorbs as much as possible solar energy, sunlight during the day and winter for the heating purpose. तो ये था पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। तो नॉर्मली क्या होता है कि पैसिव सोलर ग्रीन हाउस में जो हम हीटिंग करते हैं ग्रीन हाउस में, तो वो सनलाइट से होती है, यानी कि हमें किसी भी तरह का कोई एडिशनल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट नहीं ऐड करना पड़ता हमारे ग्रीन हाउस में हीटिंग पर्पज़ के लिए। क्योंकि जो सर्दियों में हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको एक वेरिएबल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसे हमको मेंटेन करने के लिए जब हम सनलाइट की मदद लेते हैं तो उस तरह की ग्रीन हाउस को हम कहते हैं पैसिव सोलर ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्लास हाउस। तो ग्लास हाउस क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम फिर से अपनी पुरानी स्लाइड पे चले जाएंगे। तो इसमें हमारे पास सेकंड है ग्लास हाउस। तो फर्स्ट में है द एनहांसेस द अपीयरेंस ऑफ ए ग्रीन हाउस एंड इट गिव्स द ट्रेडिशनल लुक, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेचुरल light for plants, it has the highest light transmission, no fading or discoloration, while other overcovering material tend to fade and become opaque, glass does not. तो ग्लास जो ग्रीन हाउस क्या होता है कि जब हम ग्लास शीट्स का यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस बनाने के लिए, तो उस तरह के हम ग्रीन हाउस को कहते हैं ग्लास हाउस। तो इसका क्या होता है कि जो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं वो जब बारिश में पानी में ख़राब हो जाती हैं, तो उसका जो लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर जो ग्लास हाउस होता है उनके मामले में ऐसा नहीं होता। तो उनके केस में क्या होता है कि ये उसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें जब बारिश में जब ओले पड़ते हैं, यानी कि जब जो बर्फ़ के गोले जब गिरते हैं, तो उससे हमें बस उसको बचाना होता है अपने जो ग्रीन हाउस है उसको, क्योंकि हैवी जो रेनफॉल में जब बारिश के साथ जब बर्फ़ गिरेगी तो उससे हमें थोड़ा नुकसान हो सकता है। वैसे ग्लास हाउस जो प्लास्टिक के ग्रीन हाउस होते हैं पॉली हाउस से काफ़ी बढ़िया होते हैं। हम सीधा फिर अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास नेट हाउस। तो नेट हाउस की ओर बढ़ते हैं। तो नेट हाउस में हमारे पास नेट हाउस और शेड हाउस इज a structure enclosed by agro nets or any other woven material to allow required sunlight, moisture and air to pass through the gap. It creates an appropriate microclimate conducive to the plant growth. It is also referred as shade net or shade net house और shade house. तो आपने जो अपने लोकल नर्सरी वगैरह तो देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि हमें एक ग्रीन कलर का एक कपड़ा सा दिखता है, तो वो कपड़ा नहीं होता, वो एक तरह का नेट होता है, जो कि जो सनलाइट है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको कंट्रोल में करता है और हमारे प्लांट्स को शेड प्रोवाइड करता है। तो मेनली जो नेट हाउस का क्या काम होता है, उसे शेड हाउस भी कहते हैं। तो उसका काम होता है शेडिंग प्रोवाइड करना और जो इंसेक्ट है उनसे थोड़ा सा प्लांट को बचा के रखना। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसका भी मैंने इसी में ऐड कर रखा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। इन जनरल द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.035%, 345 ppm, बट ड्यू टू द emission of pollutant and exhaust gases into the atmosphere, the percentage of carbon dioxide increases, which forms a blanket in the outer atmosphere. This causes the entrapping of the reflected solar radiation from the Earth's surface. Due to this, the atmospheric temperature increases, causing global warming, melting of ice caps, and
rise in the ocean level, which result in the submergence of coastal lines. This phenomenon of increase in the ambient temperature due to the formation of the blanket of carbon dioxide is known as greenhouse effect. The greenhouse covering material acts as a similar way as it is transparent to shorter wave radiation and opaque to the long wave radiation. तो नॉर्मली हम ग्रीन हाउस क्या होता है कि जब जो हमारे पोल्यूटेंट होता है उनके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में एक गिलाफ सा बन जाता है, एक ब्लैंकेट बन जाती है, जिससे कि सोलर रेडिएशन बाहर नहीं जा पाती और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें काफ़ी रोल निभाती है टेम्परेचर को राइज करने में। तो ऐसे में जब हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज हो जाता है और जो हमारे आइस कैप्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, जो हमारे कोस्टल लाइन होते हैं यानी समुद्र के किनारे होते हैं वो उनका लेवल बढ़ जाता है, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मेनली इसमें क्या होता है कि ब्लैंकेट की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड नेट। शेड नेट क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। Shading nets. There are a great number of types and varieties of plants that grow naturally in the most diverse climate conditions that have been transferred by modern agriculture from their natural habitat to control crop conditions. Therefore, conditions similar to the natural ones must be created for each type and variety of the plant. Each type of cultivated plant must be given the specific type of shade required for the diverse phases of its development. The shading nets fulfill the task of giving appropriate microclimate condition to the plants. Shading nets are designed to protect the crops from the UV radiation, but they are provide protection from climatic conditions such as temperature variation, intensive rain and winds. Better growth condition can be achieved for the crop due to the controlled microclimate conditions created in the covered area with shading nets, which results in higher crop yield. All the netting are UV stabilizing to fulfill expected lifetime at the area to exposure. They are characterized by the high tear resistance, low weight for easy and quick installation with a 30 to 90% shade value range. A wide range of shading nets are available in the market, which are defined on the basis of the percentage of shade they deliver to the plant growing under them. तो शेडिंग नेट का क्या रोल होता है, मेनली इसको हम एक लाइन में बोले तो ये प्लांट को शेड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कई प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपर उनको शेडिंग चाहिए होती है, वो सनलाइट में ग्रो नहीं कर पाते ज़्यादा सनलाइट में, तो उस तरह के हम प्लांट्स के लिए शेडिंग नेट्स का यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी है कि जैसे आप नर्सरी में देख लो वहाँ पर आपको शेडिंग नेट्स मिल जाएंगे। तो शेडिंग नेट्स की एक इंटेंसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन से प्लांट को कितनी सनलाइट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप शेडिंग नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिस्ट ग्रीन हाउस टाइप्स बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कवरिंग मटेरियल आ जाते हैं ग्लास एंड एसाइलिक शीट, जिसका लाइफ टाइम होता है 20 ईयर्स। पॉलीकार्बोनेट एंड फाइबर ग्लास रेनफोर्स्ड पॉलिएस्टर शीट से इसकी लाइफ टाइम होती है 5 to 20 ईयर्स 12 ईयर्स। पॉलीथीन थर्ड नंबर पे आता है जिसका लाइफ टाइम होता है 2 to 6 मंथ्स। एंड लास्ट पॉलीथीन स्टेबलाइज्ड फॉर यूवी रेज, तो इसका लाइफ स्पैन 2 से 3 ईयर्स होता है। तो इसके भी अलावा भी हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारे पास ग्लास, तो दूसरा होता है प्लास्टिक फिल्म, थर्ड होता है हमारे पास जो शेडिंग नेट्स होते हैं, और एक और होता है हमारे पास रिजिड पैनल। तो पैनल्स का भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो इस तरह के कवरिंग मटेरियल भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक होता है ग्लास, सेकंड होता है प्लास्टिक फिल्म, थर्ड होता है रिजिड पैनल एंड फोर्थ शेडिंग नेट्स। तो इन 4 कवरिंग मटेरियल का इस्तेमाल भी होता है इन जो हमारे स्क्रीन पर है इनके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली हाउस। तो पॉली हाउस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। Polyhouse is a type of greenhouse where specialized polythene sheet is used as covering material.
under which the crops can be grown in a partially or fully controlled climatic conditions. Traditionally, the greenhouse were constructed on wooden frame where the glass was used as cladding material. तो नॉर्मली जो पॉली हाउस होता है वो हमारे पास एक टाइप का ग्रीन हाउस होता है जो कि पॉलीथीन शीट से बना होता है। तो आपने कई जगह पर देखा होगा कि प्लास्टिक के बड़े बड़े स्ट्रक्चर से खड़े होते हैं एक हाउस टाइप में, जिसके हम अंदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो उन्हें हम पॉली हाउस कहते हैं। तो मेनली ग्रीन हाउस जो प्लास्टिक फिल्म से बने होते हैं उसे ही पॉली हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ EMC। तो EMC क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। तो EMC हमारे पास है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द कांस्टेंट रेट पीरियड चेंजेस टू द फॉलिंग रेट पीरियड इज नोन एज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। द मॉइस्चर कंटेंट एट विच फॉलिंग रेट पीरियड्स एंड्स इज नोन एज EMC। तो क्या होता है कि जब मॉइस्चर कंटेंट जिसमें कि कोई कांस्टेंट रेट पीरियड होता है वो चेंज हो जाता है फॉलिंग रेट पीरियड में, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। और जो फॉलिंग रेट पीरियड होता है उसका जब एंड हो जाता है, एंड पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और EMC। तो आप जो मॉइस्चर कंटेंट में आपने कांस्टेंट रेट पीरियड क्या होता है और क्रिटिकल रेट पीरियड, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वगैरह, फॉलिंग रेट पीरियड, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है EMC में। तो अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आ जाए EMC में तो आपको इसको फुली डिफाइन करना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट रेट पीरियड क्या है, फॉलिंग रेट पीरियड क्या है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या है और EMC क्या है डिटेल में। तो आपको अगर हाई लेवल पर पढ़ना है तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इनके हर एक टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है सोलर ड्रायर। I नंबर पे क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। सोलर ड्रायर क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सोलर ड्रायर आर डिवाइसेस दैट यूज सोलर एनर्जी टू ड्राई सब्सटेंस स्पेशली फूड। सोलर ड्रायर यूज द हीट फ्रॉम द सन टू रिमूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड सब्सटेंसेस। देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सोलर ड्रायर में क्या होता है कि हम सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड मटेरियल को ड्राई करने में, सुखाने में। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हम सनलाइट के जो डायरेक्ट रेंज में हम अपना फूड मटेरियल रख देते हैं, उस तरह के ड्रायर को हम कहते हैं डायरेक्ट ड्रायर। और इनडायरेक्ट में हम जो कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल लेते हैं, कोई मशीनरी का इस्तेमाल लेते हैं अपने सब्सटेंस को ड्राई करने के लिए ग्रीन उसमें सोलर लाइट्स में, तो उस तरह के हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो ये था सोलर ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास IJ ड्राइंग थ्योरी। तो ड्राइंग थ्योरी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। It is defined as the difference in partial pressure of water vapor in the air and the pressure of the moisture in the product. It is simply theory of moisture movement during drying. Actually, the drying is very complicated phenomena. तो moisture कंटेंट जो मोशन जो हमारे पास थ्योरी है ड्राइंग थ्योरी, तो जो वो क्या होता है कि जो हमारा मॉइस्चर मूवमेंट होती है ड्राइंग में उसे ही हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉइस्चर, जो उसे हम कहते हैं ड्राइंग थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के बी की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास व्हाट आर ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन मेथड्स। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के क्या क्या मेथड है हमारे पास, तो उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, इससे हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट हम बात करेंगे ड्राइंग मेथड के। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में करेंगे। फर्स्ट है फ्रीज़ मेथड, जिसमें कि हमको फ्रीज़ करके बर्फ़ के फॉर्म में सुखा देते हैं अपने प्रोडक्ट को। सेकंड है सोलर ड्राइंग। तो हम सोलर ड्राइंग की बात करके पीछे आए हैं अभी कि जब सनलाइट में हम अपने सब्सटेंस को ड्राई करते हैं उसे हम कहते हैं सोलर ड्राइंग। थर्ड है ओवन। फोर्थ है स्प्रे ड्राइंग। फिफ्थ वैक्यूम ड्राइंग। सिक्स है हॉट एयर ड्राइंग। सेवन्थ एयर ड्राइंग। और एट्थ हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग। नाइन्थ है ड्रम ड्राइंग
एंड 10th इंफ्रारेड ड्राइंग। तो ये 10 तरह के हमारे पास मेथड है ड्राइंग के कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को, सब्सटेंस को, फूड को सुखा सकते हो। उसके बाद अब बात आता है डिहाइड्रेशन की। तो इसमें हमारे पास कुछ मेथड है। फर्स्ट है हमारे पास सन कन्वेक्शन ओवन, थर्ड है एन इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर, फोर्थ अ माइक्रोवेव ओवन फॉर हर्ब्स ओनली, एंड फिफ्थ एयर ड्राइंग एंड सोलर ड्राइंग। तो डिहाइड्रेशन प्रिजर्वेशन के लिए यानी कि बचाने के लिए हमारे प्रोडक्ट को यूज़ होती है और उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये कुछ ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के मेथड से। तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन फॉर क्रॉप्स ग्रीन हाउस। तो हमारे पास ग्रीन हाउस के क्या एडवांटेजेस है और क्रॉप्स का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप अपने ग्रीन हाउस में ग्रो कर रहे हो। तो बारी बारी उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस में हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है, थ्रू आउट द ईयर 4 to 5 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ग्रीन हाउस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्लांट एनवायरनमेंट कंडीशन। तो प्लांट की एनवायरनमेंट हमारे पास कंट्रोल्ड है तो हम 4 से 5 बार क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। तो जब हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्रॉप को ग्रो करेंगे तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। थर्ड है, सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस कैन बी ऑब्टेन्ड एज दे आर ग्रोन अंडर सुटेबली कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो हमें सुपीरियर क्वालिटी मिलेगी अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। फोर्थ है, गैजेट्स फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ वेरियस इनपुट्स लाइक वाटर, फर्टिलाइजर, सीड्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्शन केमिकल कैन बी वेल मेंटेन्ड इन अ ग्रीन हाउस। तो जब हमारे पास ग्रीन हाउस में कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा तो जो हमारे इनपुट्स है यानी वाटर, फर्टिलाइज़र, सीड वगैरह, तो इन्हें प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं, कितना इसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ है, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेज इज़ पॉसिबल एज द ग्रोइंग एरिया इज़ एनक्लोज्ड। तो जब हमारे पास ग्रोइंग एरिया एनक्लोज्ड है तो हम पेस्ट डिसीज़ को ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स है, परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ वेरी हाई इन ग्रीन हाउस। तो जब हम क्रॉप्स को ग्रीन हाउस में ग्रो करेंगे सीड से तो जो हमारे सीड की परसेंटेज है वो हमें नॉर्मल सीड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। सेवंथ है, द एक्लिमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक्स कैन बी कैरी आउट इन ग्रीन हाउस। तो हम जो टिश्यू कल्चर से अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं वो टेक्निक्स में हम कैरी आउट कर सकते हैं ग्रीन हाउस में। एट्थ है, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन शेड्यूल्स कैन बी प्लान टू टेक एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट नीड्स। तो हम अपनी क्रॉप्स को मार्केट की नीड के अनुसार ही ग्रो कर सकते हैं कि कौन सी क्रॉप्स को मार्केट में भी नीड है, क्या क्रॉप का अभी मार्केट में सिलसिला चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, प्राइस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने ग्रीन हाउस से। नाइन्थ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग मीडियम लाइक पीट मास, वर्मिकुलेट, राइस हल्स एंड कंपोस्ट दैट आर यूज्ड एज इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज द ग्रीन हाउस। तो हम कई तरह के ग्रोइंग मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने नारियल का छिलका का जो हो गया तो उसे हम कहते हैं पीट मास, वर्मिकुलेट यानी वर्मी कंपोस्ट जैसे उसकी मटेरियल का यूज़ करके, राइस हल्स। तो आपने जो पराली तो सुनी होगी, जो चावल के प्लांट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके आप और कंपोस्ट का इस्तेमाल करके आप काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो ग्रीन हाउस में। टेंथ है, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए ग्रीन हाउस। तो हम अपने ग्रीन हाउस में ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हो और आप उसका इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। 11th है, व्हेन द क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन ड्राइंग एंड रिलेटेड ऑपरेशन ऑफ द हार्वेस्टर प्रोड्यूस कैन बी टेकन ऑफ अप यूटिलाइजिंग द एंट्रैप्ड हीट। तो जब आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रहे, यानी आपका ग्रीन हाउस जब ऐसे ही पड़ा है उसमें आप कोई भी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर रहे, तो आप अपने ग्रीन हाउस को ड्राइंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप पराली को जो राइस स्ट्रॉ होता है उसे सुखाने के लिए यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत से आप काम के लिए अपने ग्रीन हाउस को यूज़ कर सकते हो। जो ये थे ग्रीन हाउस के एडवांटेजेस। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है राइट डाउन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ कन्वेयर एंड एलिवेटर। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि इसका प्रॉपर कोई आंसर नहीं मिल रहा था। आंसर मेरे पास इसका है तो पर वो आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको इसे खुद करना पड़ेगा। अगर आपको तब भी वो क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसकी आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट करके नीचे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक के लिए बढ़ते हैं। राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ग्रीन हाउस फॉर कूलिंग एंड हीटिंग पर्पस। तो ग्रीन हाउस कूलिंग और ग्रीन हाउस हीटिंग के बारे में हमें पूछा गया है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर 4 है, ग्रीन हाउस कूलिंग के बारे में इसमें बात किया है, तो समर कूलिंग एंड विंटर कूलिंग के बारे में। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको बस मेन समझा दूंगा कि इसमें होता क्या है। तो ये एक्टिव समर कूलिंग सिस्टम, तो जब हम अपने समर में कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं ग्रीन हाउस में कुछ इक्विपमेंट, उसे हम कहते हैं एक्टिव समर कूलिंग सिस्टम। तो मैं आपको नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, आपको जो बाकी का है स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट डाउन कर लें। एक्टिव समर कूलिंग सिस्टम में हमारे पास है फर्स्ट फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम। तो जब आप फ़ैन इंस्टॉल करोगे अपने ग्रीन हाउस में कूलिंग के लिए तो उसे हम कहते हैं फ़ैन कूलिंग सिस्टम। और आपने कई पोल्ट्री हाउसेस में देखा होगा कि आप जो जूट के बैग होते हैं, ब्राउन कलर के बैग्स होते हैं, उनकी जो शीट्स का इस्तेमाल कर उनसे जो साइड वॉल्स होती हैं उसे कवर कर देते हैं। फिर उसमें से हम वाटर को मूवमेंट करते हैं ताकि जो नेट्स हैं वो गीले हो जाएं और जो वाल है हमारे उसके अंदर ठंडी हवा एंटर करे, तो उसके हम कहते हैं पैड। तो फैन और पैड ये दो तरह के सिस्टम थे। थर्ड है फोक कूलिंग सिस्टम। तो जब हम वाटर को फोक के फॉर्म में अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी की जो लेवल है वो बढ़ जाए, परसेंटेज ह्यूमिडिटी की इंक्रीज़ हो जाए और जो एयर का टेम्परेचर है वो लो हो जाए, तो उस तरह के हम कूलिंग सिस्टम को कहते हैं फोक कूलिंग सिस्टम। तो प्रॉपर डेफिनेशन के लिए आप जो स्क्रीन पर दिया है इसे स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये फैन एंड पैड कूलिंग सिस्टम का डायग्राम है। तो कन्वेक्शन ट्यूब टाइप कूलिंग सिस्टम भी दिया है इसमें। तो सेकंड है हमारे पास एक्टिव विंटर कूलिंग सिस्टम। तो जब आप विंटर में कूलिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए बताया है। तो ये कन्वेक्शन ट्यूब सिस्टम बताया है एक मेथड, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है क्वेश्चन, आप इतना ही कर लेंगे तो बहुत है। तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस कूलिंग एंड हीटिंग पर्पस के लिए में जो क्वेश्चन था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। डिस्कस इन डिटेल अबाउट हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम एंड ग्रीन हाउस ड्राइंग। तो हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग और ग्रीन हाउस ड्राइंग के बारे में हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं ऐसे कि हॉट एयर ग्रीन हाउस और हीट ड्राइंग क्या है। फर्स्ट है हमारे पास हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम। इन सम केसेस हीटिंग द greenhouse is done by installing air heaters in the growing areas of the greenhouse. This hot air heater run on either natural gas or petroleum or diesel. तो जब हम किसी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं अपने ग्रीन हाउस में ताकि हम ग्रीन हाउस में हीटिंग कर सकें, यानी जो एयर का टेम्परेचर है वो राइज कर सकें कुछ इक्विपमेंट को इंस्टॉल करके, तो उस तरह की हम हीटिंग को कहते हैं हॉट एयर ग्रीन हाउस हीटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हम एयर हीटर को यूज़ करते हैं जो कि हमारे एयर के टेम्परेचर को राइज करते हैं। तो ये जो एयर हीटर है वो किसी भी मीडियम पे चल सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस पे चलते हों, पेट्रोलियम पे या डीजल पे चलते हों। तो अभी मॉडर्न टाइम में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलने वाले एयर हीटर देखने को मिल जाएंगे हर एक ग्रीन हाउस में। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन हाउस ड्राइंग। ग्रीन हाउस ड्राइंग इज़ अ मेथड ऑफ रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेन फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कंटेन नहीं आएगा, यहाँ पर कंटेंट आएगा, मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। द मीडियम ऑफ ड्राइंग इज सोलर एनर्जी विच इज़ इजी अवेलेबल एनर्जी एंड लो कॉस्ट फॉर द फार्मर। दिस इज द मोस्ट चीपेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। द लॉस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज इज़ वेरी लो। तो ये था ग्रीन हाउस ड्राइंग। तो ग्रीन हाउस ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को ग्रीन हाउस में सुखाते हैं। तो हमने पहले इसके बारे में बात कर ली थी कि ग्रीन हाउस ड्राइंग में हम प्रोडक्ट को ग्रीन हाउस में रख देते हैं जिससे कि उसका मॉइस्चर कंटेंट का लेवल होता है वो कम हो जाता है पिछले वाले के मुकाबले। तो हम अपने सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये सेक्शन हमारे पास पी भी ख़त्म हो गया। सेक्शन सी में हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है उसे आपको प्रॉपर करना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि इसका आंसर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको हर एक जो आपको प्रॉपर्टियाँ बतानी है अपने सीरियल और पल्सेस की और सीट की, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर जो हम एक वीडियो में नहीं बता सकते, क्योंकि हमें फिजिकल, थर्मल, एरियो, हाइड्रोडायनामिक, ये हर एक प्रॉपर्टी बतानी है सीरियल, पल्सेस और कोएफिशिएंट की। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसे हम इस वीडियो में जो कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर तभी आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक जरूर कर दें। हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द इरिगेशन सिस्टम्स यूज्ड इन ग्रीन हाउस, गिव कॉस्ट एस्टिमेशन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इरिगेशन सिस्टम क्या यूज़ होते हैं ग्रीन हाउस में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर भी हमें इस PDF में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रीन हाउस इरिगेशन, हम लिखेंगे यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम इन ग्रीन हाउस। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि ये हमें इसका आंसर मिल गया है। तो ये है इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस। तो ये टॉपिक हमें मिल गया है। तो वेल डिफाइंड इरिगेशन सिस्टम विल सप्लाई प्रिसीज अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए इरिगेशन के लिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स ही बता देता हूँ, तो आप अगर आपको पूरा करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपके लिए स्क्रीन को रोक के रखा है। तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं इरिगेशन के कि फर्स्ट रूल है वेल ड्रेन्ड सबस्ट्रेट विद गुड स्ट्रक्चर हमें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको पूरा आंसर करना है तो आप स्क्रीन को रोक कर इसे नोट डाउन कर सकते हैं एक शीट्स पर। सेकंड रूल है वाटर थ्रू आउट ईच ईयर, प्रॉपर यूज वाटर प्रोवाइड करना है। थर्ड है वाटर जस्ट बिफोर इनिशियल मॉइस्चर स्ट्रेस अकर। एंड ये 3 तरह के रूल है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इन्हें प्रॉपरली डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास इरिगेशन मेथड आ गए हैं कुछ। फर्स्ट हमारे पास हैंड वाटरिंग। तो मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इज हैंड वाटरिंग एंड इट इज़ इन प्रेजेंट डे इट इज़ अनइकोनॉमिकल। तो ये सबसे पुराना मेथड है वाटर कोई इरिगेशन में अपने ग्रीन हाउस में प्रोवाइड करने का, कि जब हम अपने हैंड से किसी बकेट की मदद से या किसी बाल्टी की मदद से जब हम ग्रीन हाउस में इरिगेशन करते हैं उसे हम कहते हैं हैंड इरिगेशन। तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें जो लेबर पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। प्रॉपर नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का। एंड सेकंड है थर्ड है हमारे पास पैरीमीटर वाटरिंग। एक प्रॉपर पैरीमीटर के अकॉर्डिंग हम वाटरिंग करेंगे। तो ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि आपने एक अपने फील्ड में पूरा पैरामीटर बनाया है, जिसमें कि आप कुछ पाइप्स के साथ अपने ग्रीन हाउस में हर एक प्लांट को इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ओवरहेड स्प्रिंकलर्स। तो ओवरहेड स्प्रिंकलर्स ये कहाँ चला गया टॉपिक, एक बार हमको फिर से सर्च करना पड़ेगा इसे। तो हम सर्च कर लेते हैं, अभी हमारा टॉपिक गुम हो गया है। ये हम टाइप करेंगे इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस। तो ये हमारे पास 41 नंबर पेज पर है। तो हम सीधा 41 नंबर पेज पर चले जाएंगे। 41 तो ये हम 41 पेज पर आ गए हैं फिर से। तो हम थे ओवरहेड स्प्रिंकलर्स पे। तो हमें यहाँ पर डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा, जैसे डायग्राम ऑफ ओवरहेड वाटर सिस्टम। तो ये क्या है कि हम जो अपने प्लांट्स हैं उन्हें अपने नीचे ग्रो कर दिया है, और उसके सेंटर में एक पाइप के मदद से एक नोज़ल टाइप फुहारा हमने इंस्टॉल कर दिया है, जो कि हमारे प्लांट्स के ऊपर वाटर गिराएगा। तो ओवरहेड स्प्रिंकलर की आप प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। व्हेन द फॉलिएज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप्स, तो आप इसे प्रॉपर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो फिफ्थ है बूम वाटरिंग। तो बूम वाटरिंग में हम एक मतलब कि ऊपर क्लोज सिस्टम हो सकता है। इसमें हम प्रॉपर प्लग ट्रेस का यूज़ करते हैं, जैसे फ्लड सिस्टम टाइप ही होता है बूम वाटरिंग, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, बस कंट्रोल्ड होता है ये। और ड्रिप इरिगेशन की आपको पता है कि जब हम ड्रॉप्स के फॉर्म में जब प्लांट्स को वाटर इरिगेशन में वाटर अप्लाई करेंगे तो उसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो आप इसका डायग्राम देख सकते हो कि एक
पाइप है, मेन लाइन है, उसके बाद कुछ सब पाइप्स हैं। तो प्लांट्स के साथ में हमें होल्स कर दिए हैं पाइप में, ताकि बूंद बूंद करके यानी ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर हमारे प्लांट तक पहुंच जाए। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो ड्रिप इरिगेशन में। तो आप अगर आप मेन पॉइंट्स भी आप इसमें से उठा सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारे वाटर का कोई लॉस नहीं होता, हमें कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। शुरू में थोड़ा सा कॉस्ट लगती है, पर वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाता है, हर एक प्लांट को प्रॉपर वाटर प्रोवाइड हो जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इसके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज्ड इन ग्रीन हाउस। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं रोककर। हम सीधा पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। डिस्कस द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। तो जो प्लांट्स हैं हमारे, उसका ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट को क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ढूंढने के लिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस। ये आ गया हमारे पास, ये है 13th नंबर पेज पर। तो इसे हम सीधा ही 13th नंबर पेज पर जाके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। तो कुछ हमारे पास फैक्टर हैं। तो लाइट, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसका हमारे पास प्लांट का रिस्पॉन्स होता है ग्रीन एनवायरनमेंट में। तो ये आप सीधा ही नोट डाउन कर लें कि आपको क्या लाइट का क्या जो हमारे क्या क्राइटेरिया है हमारे ग्रीन हाउस में। तो अगर आपको मैं ये बोल के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि आपके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा करके ऊपर कर देता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या स्क्रीन को पॉज करके इसका प्रॉपर नोट डाउन कर सकें। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसे प्रॉपर देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बिल्कुल साफ़ है। आपको बस इसकी क्वालिटी आपको कंट्रोल में करनी है, आपको क्वालिटी बढ़ानी है। तो मैं इसको धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लाइट में है कि लाइट का क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है, ग्रीन हाउस में क्या रिस्पॉन्स होता है प्लांट का। तो ये हमारे पास लाइट का था। सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीन को आप पॉज कर लें अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको प्रॉपर आंसर दिखे मिल जाए। तो थर्ड है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रिस्पॉन्स होता है उसके बारे में पूछा गया है। फोर्थ है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ प्लांट फैक्टर थे जो रिस्पॉन्स होता है उसका ग्रीन हाउस में कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने सभी पॉइंट्स के बारे में बात कर ली है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन पेपर जो कि था प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन पेपर ही चाहिए अकेले या आपको उनके आंसर भी चाहिए जैसे कि आपको इस वीडियो में मिले हैं। तो अभी तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने जो सजेशन हैं वो ज़रूर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।